इस कहानी की शुरुआत में हम हेनरी पेपिलोन नाम के एक आदमी को देखते हैं। हेनरी पेशे से एक चोर था और उसे उसके गुनाहों के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन जिस जेल में उसे भेजा गया था वो दुनिया की सबसे भयानक जेलों में से एक थी। इस जेल में एक कैदी दूसरे कैदी को सोते वक्त भी बेरहमी से मार डालता था और कोई किसी की मदद करने के लिए आगे नहीं आता था। जो सबसे ताकतवर था सिर्फ वही जीत सकता था। यहाँ मारो या मरो, यही उस जेल का कानून था। जो लोग कहते हैं कि दुनिया में इंसानियत अभी भी जिंदा है, ये उनके लिए शायद सबसे अच्छी जगह थी, क्योंकि इस जेल में आकर उन्हें पता चलता कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ किस हद तक बदसलूकी कर सकता है। आज जिस शख्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसकी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, और वो था किसी भी हालत में उस जेल से भाग निकलना। हालांकि उसकी इस नामुमकिन कोशिश में उसने अपनी जिंदगी के 14 साल गंवा दिए। लेकिन हेनरी पेपिलोन की ये कहानी सच में उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो अपनी जिंदगी से बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। इन सब की शुरुआत हुई थी साल 1931 में। हम यहाँ पर हेनरी को देखते हैं जो हर बार की तरह आज भी किसी रईस आदमी की तिजोरी पर अपना हाथ साफ कर रहा था। आज हेनरी ने कुछ हीरे चुराए थे जिनकी कीमत करोड़ों में थी। हेनरी ये सारे इलीगल काम अकेले नहीं करता था, बल्कि उसके इस काम में एक बहुत बड़ा माफिया उसकी मदद करता था। हेनरी जब अपनी इस चोरी में से अपने बॉस को उसका हिस्सा देने जाता है तो वो देखता है कि एक आदमी की वहाँ पर बहुत बुरी पिटाई हो रही थी। हेनरी का बॉस उसे कहता है कि मैं उन लोगों के साथ यही हश्र करता हूँ जो मेरे साथ चालबाजी करते हैं। हेनरी उसकी कही बात समझ जाता है कि उसे कभी भी अपने बॉस की नाक नहीं काटनी है। हम यहाँ पर हेनरी की गर्लफ्रेंड नैनेट को देखते हैं। हेनरी उससे प्यार करता था, इसलिए वो अपने हिस्से के सारे हीरे उसे दे देता है। नैनेट उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसे इन सब की जरूरत नहीं थी। उसे बस हेनरी के साथ आम लोगों की जिंदगी जीनी थी। वो दोनों जब एक दूसरे से बात कर रहे थे तो उनका ध्यान इस ओर नहीं जाता कि एक आदमी छुपकर उनका पीछा कर रहा था। वो दोनों अपने घर चले आते हैं और उस रात सोकर जब उनकी नींद खुलती है तो नैनेट हेनरी से कहती है कि उसे यहाँ पर नहीं रहना, वो फ्रांस जाकर उसके साथ रहना चाहती है। हेनरी नैनेट से कहता है कि वहाँ कुछ नहीं है। कल रात मैंने जितनी कमाई की, फ्रांस के लोग उतने पैसे साल भर में भी नहीं कमा पाते हैं। ये सुनकर नैनेट उससे नाराज हो जाती है, क्योंकि उसे बस पैसों की चिंता थी। कुछ देर बाद उन्हें गेट पर मकान मालिक के ठकठकाने की आवाज आती है। उन्हें लगा कि वो शायद कमरे का भाड़ा लेने आई है, पर वो जैसे ही गेट खोलता है कुछ पुलिस वाले हेनरी के ऊपर टूट पड़ते हैं। वो हेनरी को किसी के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करने आए थे। पुलिस वाले उसे कपड़े भी पहनने नहीं देते और उसे उठाकर पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं। अगले दिन नैनेट उसे जेल में मिलने जाती है और हमें पता चलता है कि हेनरी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। हेनरी को पता चलता है कि उस रात उसका बॉस जिस आदमी की पिटाई कर रहा था उसे उन लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। नैनेट उसे कहती है कि वो उसके लिए कोर्ट में अपील करेगी, लेकिन हेनरी उसे कहता है कि उसे फंसाया गया है और मुझे अब यहाँ से कोई कानून नहीं निकाल सकता। वो नैनेट से वादा करता है कि एक दिन वो उस जेल से भाग जाएगा और वो उसके लिए वापस लौटेगा। उसके बगल में ही जूलियट नाम का एक दूसरा कैदी उसे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से भागना है तो तुम भाग सकते हो, लेकिन तुम्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। इसके बाद उन सभी कैदियों के बाल काटे जाते हैं और उन्हें जेल की यूनिफॉर्म पहनाकर एक साथ लाइन में खड़ा किया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे कैदी थे, लेकिन जूलियट हेनरी को एक खास आदमी की ओर इशारा करता है। वो कहता है कि इस आदमी का नाम लुइस डेगा है और वो यहाँ आने से पहले करोड़ों रुपए के जाली कागजात बनाया करता था। वो कहता है कि तुम इस पर नजर रखे रहना, क्योंकि ये आदमी तुम्हें ज्यादा दिन तक दिखाई नहीं देने वाला। यहाँ के कैदी उसका पेट काट कर उससे उसके सभी पैसे छीन लेंगे। अब वो ऐसा क्यों बोल रहा था, इसके बारे में आपको जल्द ही पता चल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि उन सभी कैदियों को शहर के रास्ते होते हुए एक कार्गो शिप में लोड किया जा रहा था। जैसा कि जूलियट ने बताया था कि लुइस डेगा एक अमीर आदमी था, इसीलिए हम देखते हैं कि शहर के कुछ लोग उसे रास्ते में मिलने आते हैं और उस भीड़ में लुइस की वाइफ भी थी, जो उससे वादा करती है कि वो उसे क्रिसमस से पहले उस जेल से निकलवा लेगी। जब वो सभी जहाज में बैठ जाते हैं तो हेनरी लुइस के पास जाता है। वो कहता है कि देखो, पता नहीं तुम्हें इस बात की भनक है भी कि नहीं, लेकिन यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन सकता हूँ। मैं तुम्हारे सोते वक्त, तुम्हारे जागते वक्त तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन तुम्हें इस काम के लिए मुझे पैसे देने होंगे। लुइस उसकी बातों को हल्के में लेकर टाल देता है और उसे कहता है कि उसे नहीं लगता कि मेरी जान को यहाँ पर किसी भी तरह का खतरा है। लेकिन उसका ये भरम जल्द ही टूटने वाला था,
क्योंकि वो कभी जेल के वहशीपन से रूबरू नहीं हुआ था। एक रात जब वो सो रहा था तभी वो देखता है कि एक आदमी उसके बगल वाले कैदी का गला काट कर उसे मार देता है। जिस आदमी की मौत हुई उसने अपने पेट में कुछ पैसे छुपा रखे थे और यहाँ पेट का मतलब था कि उसने सच में अपने पेट के अंदर पैसे छुपाए थे। वो बेरहम कैदी उसके पेट को काट कर उन पैसों को निकाल लेता है और उसे एक पुलिस वाले को दे देता है। उस रात उस मर्डर को लेकर बहुत चहल पहल और शोर शराबा होता है, लेकिन असली खूनी अभी भी उन्हीं के सेल में खुला घूम रहा था। लुइस अब सच में डरा हुआ था, क्योंकि चंद पैसों के लिए उसने किसी को इतनी बेरहमी से मरते हुए नहीं देखा था। अगली सुबह वो भागकर हेनरी के पास आता है, क्योंकि वहाँ पर सबसे अमीर आदमी वही था और अगला नंबर उसका हो सकता है। हेनरी उसे कहता है कि जिस दिन वो यहाँ से भागेगा उस दिन वो उसे भी अपने साथ ले जाएगा, लेकिन लुइस उसे कहता है कि उसे यहाँ से भागना नहीं है, उसे बस जिंदा रहना है। उसका वकील कुछ ही महीनों में उसे यहाँ से निकाल लेगा। अगली रात को हम देखते हैं कि वो खूनी एक बार फिर से देर रात को उठता है और इस बार लुइस उसका शिकार था, लेकिन हम देखते हैं कि हेनरी जाग कर उस पर नजर रख रहा था। वो उसे पकड़कर पीटने लगता है और उसे मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है। वहाँ पर खड़े लोगों में से कोई भी हेनरी को रोकने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो लोग भी इस मौके का फायदा उठाकर उस आदमी पर अपना हाथ साफ कर लेते हैं। कुछ देर बाद वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं और वो देखते हैं कि हेनरी के हाथ में बहुत चोटें आई थीं। वो समझ जाते हैं कि इसने ही उसे बेरहमी से पीटा है। वो हेनरी को अपने साथ ले जाते हैं और कुछ दिनों के लिए उसे बांधकर उसका खाना पानी रोक देते हैं। हेनरी यही सोच रहा था कि कहीं उसकी गैर मौजूदगी में किसी ने लुइस को मार ना दिया हो, लेकिन जब उसे बाहर निकाला जाता है तो हम देखते हैं कि उसने उस आदमी को इतना बुरा मारा था कि तब से किसी ने लुइस को मारना तो बड़ी दूर की बात, किसी ने उसकी ओर देखने तक की भी कोशिश नहीं की थी। जूलियट हेनरी से कहता है कि मेरे पास यहाँ से भागने का एक प्लान है, लेकिन हम देखते हैं कि हेनरी को किसी पर भी भरोसा नहीं था। वो कहता है कि अगर यहाँ से भागने की कोशिश में मैं मारा गया तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती होनी चाहिए। मैं किसी और के प्लान की गलती की वजह से मरना नहीं चाहता। जब उन सभी को शिप से उतारा जा रहा था तो जूलियट अपने पैर को जानबूझकर एक ब्लेड से काट लेता है और पुलिस वालों के सामने ऐसा नाटक करता है कि गिरने की वजह से उसे चोट लग गई। गार्ड्स उसे तुरंत ही एक स्ट्रेचर पर लेटाकर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और जूलियट उसी हॉस्पिटल से भागने की सोच रहा था। वो सभी फ्रेंच गुआना से दूर एक सुनसान आइलैंड पर थे, जहां से भाग पाना अब उनके लिए नामुमकिन हो गया था। हम देखते हैं कि उस जेल का जेलर सभी कैदियों को वहां के कायदे कानून बताता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम में से काफी लोग यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे होगे और मुझे इससे कोई एतराज नहीं। तुम जब चाहे जितनी बार चाहे यहाँ से भागने की कोशिश कर सकते हो और हमें भी तुम्हें गोली मारने में खुशी होगी, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर 2 गार्ड्स ऐसे हैं जो हमेशा तुम्हारे ऊपर 24 घंटे नजर रखेंगे और तुम उन्हें कभी चकमा नहीं दे सकते। एक है यहाँ के जंगल, जहाँ पर तुम भूख और प्यास से मर जाओगे, और अगर किसी तरह तुमने जंगलों को पार भी कर लिया तो तुम्हारा दूसरा दुश्मन है समुद्र और उसके अंदर घात लगाए शार्क्स। वो कहता है कि अगर तुमने एक बार भागने की कोशिश की तो तुम्हें 2 साल तक काल कोठरी में रखा जाएगा, 2 बार भागने की कोशिश की तो 5 साल, और अगर यहाँ किसी भी गार्ड्स की जान ली तो तुम्हें मार दिया जाएगा। हेनरी जब सेल के अंदर आता है तो वहाँ पहुँचते ही वो समझ जाता है कि लुइस जैसा आदमी यहाँ मुश्किल से हफ्ता भर भी नहीं टिक पाएगा। उन सभी कैदियों को जब मजदूरी करने के लिए वहाँ से लेकर जाया जा रहा था तो एक पुलिस वाला लुइस को पहचान लेता है। लुइस को लगा कि शायद ये आदमी उसे उसके कुछ अच्छे कामों के लिए पहचानता होगा, लेकिन हम देखते हैं कि उस पुलिस वाले की बहन का पति लुइस के जाली डॉक्यूमेंट्स बेचते हुए पकड़ा गया था। एक तरह से आज उसके जीजा को लुइस की वजह से कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे थे। वो लुइस से उसका बदला लेना चाहता था, इसीलिए वो उन दोनों को रूट 0 पर भेज देता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर माइनिंग की जा रही थी और वहाँ पर कौन कब मर जाए इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था। लुइस जब काम कर रहा था तो उसे डायरिया हो जाता है और जो पैसे उसने अपने पीछे छुपाए थे वो नीचे गिर जाते हैं। लुइस जब इसके बारे में हेनरी को बताता है तो हेनरी तुरंत ही उन पैसों को ढूंढने लगता है, क्योंकि उसके वहां से निकलने का वही एक जरिया था। उसे वो पैसे मिल तो जाते हैं, लेकिन कुछ कैदियों ने उन्हें नोटिस कर लिया था। लुइस देखता है कि एक कैदी की मजदूरी करने की वजह से मौत हो गई थी। वो चिल्लाकर गार्ड्स को उसके बारे में बताता है, लेकिन सीलर नाम का एक कैदी उसे चुपचाप बैठने को कहता है और वो उस मरे हुए कैदी का खाना आपस में बांट लेते हैं। हम देखते हैं कि एक आदमी लुइस के पास आता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तेरे पास पैसे हैं और अगर वो चुपचाप उसे वो पैसे दे देगा तो मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। हेनरी जब उसे लुइस को धमकाते हुए देखता है तो वो उन दोनों के बीच में घुस जाता है और उसे लुइस से दूर रहने को कहता है।
हेनरी वहाँ पर एक आदमी को देखता है जिसका अक्सर शहर में आना जाना होता रहता था। वो उससे कहता है कि उसके पास कुछ पैसे हैं, क्या वो उन्हें यहाँ से निकाल सकता है। वो फार्मर उसे कहता है कि उसे उस नर्क से निकालने की कीमत $5000 है। हेनरी के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन वो उससे झूठ बोलता है कि ठीक है कि वो इतने पैसों का इंतजाम कर लेगा। एक दिन उन्हें सिक्योरिटी अलार्म बजने की आवाज आती है और उन्हें पता चलता है कि एक कैदी वहाँ से भाग गया है। हेनरी को पता था कि ये पक्का जूलियट ही होगा। वो लुइस से कहता है कि देखा, मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ से भागना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो भाग सकता है तो हम भी भाग सकते हैं। अगले दिन जब वो सभी नहा रहे थे, तभी कुछ कैदी लुइस पर हमला करते हैं। वो उससे उसके पैसे लूटने आए थे, लेकिन हेनरी उन सभी को मारने लगता है और लुइस को बचाने की कोशिश में उसे भी चोट लग जाती है। लुइस को पता नहीं था कि जेल में इतने बेरहम लोग होते हैं। उसे यकीन हो गया था कि उसकी कोर्ट में अपील से पहले ये लोग उसे मार देंगे। इसीलिए वो हेनरी से कहता है कि अब वो यहाँ पर नहीं रुक सकता, उसे भी उसके साथ इस जेल से भागना है। हम देखते हैं कि उन सभी कैदियों को वो जेलर एक साथ इकट्ठा करता है। वो कहता है कि मैंने तुम सभी को इस जेल के कुछ नियम बताए थे, लेकिन तुम में से एक कैदी ने इन नियमों को तोड़ने की गुस्ताखी की है। दरअसल एक कैदी ने भागने की कोशिश में 2 गार्ड्स पर हमला किया था, जिसमें से एक की मौत हो गई। उस कैदी को जब सबके सामने लाया जाता है तो हेनरी देखता है कि जिस आदमी की वो बात कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि जूलियट था। जेलर उन सभी के सामने जूलियट का सिर उसके शरीर से अलग कर देता है। लुइस, जिसने कल रात ही किसी तरह उस जेल से भागने की हिम्मत जुटाई थी, ये सब देखकर उसके अंदर की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। जेलर हेनरी को जूलियट की लाश को जंगल में ले जाकर दफनाने का काम देता है, जिसके बाद हेनरी और लुइस कुछ गार्ड्स की निगरानी में उसकी बॉडी को उठाकर जंगल में ले आते हैं। लुइस इतना सारा खून देखकर चक्कर खाकर गिर जाता है और दोबारा उठ नहीं पाता। एक गार्ड उसे तुरंत ही उठने को कहता है और उन्हें लगा कि वो उनके ऑर्डर्स को नजरअंदाज कर रहा था, लेकिन असल में लुइस का शरीर सुन्न पड़ गया था। वो गार्ड्स उसे चाबुक से पीटने लगते हैं और जब हेनरी से ये देखा नहीं जाता तो वो एक पत्थर से उस ऑफिसर पर हमला कर वहाँ से भाग जाता है। वो गार्ड्स हेनरी का पीछा कर रहे थे, वो उस पर गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन हेनरी पानी के साथ बहता हुआ काफी दूर जा चुका था। वो उस फार्मर के पास जाता है जो उसका किनारे पर नाव लेकर इंतजार कर रहा था। फार्मर उससे पूछता है कि उसके पैसे कहाँ हैं, और हेनरी उसे बताता है कि उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन अगर वो उसे पेरिस पहुंचा देगा तो वो उसे ऊपर से लेकर नीचे तक पैसों में नहला देगा। हम देखते हैं कि वो फार्मर उन पुलिस वालों के साथ मिला हुआ था। वो हेनरी से कहता है कि यहाँ फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, जेलर मुझे तुम लोगों से 2 गुने पैसे देता है। वो हेनरी को पकड़कर उसे उन पुलिस वालों के हवाले कर देता है। जब हेनरी को जेलर के सामने लाया जाता है तो जेलर उसे कहता है कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि जिस ऑफिसर पर तुमने हमला किया था उसकी मौत नहीं हुई, क्योंकि अगर वो मर जाता तो हम तुम्हारे साथ भी वही करते जो हमने उस कैदी के साथ किया था। वो उसे नियम तोड़ने के लिए 2 साल काल कोठरी में रहने की सजा देता है और जेलर हेनरी से कहता है कि काल कोठरी में इंसानों के साथ अजीब अजीब चीजें होती हैं, खासकर उन लोगों के साथ जिनके अंदर यहाँ से बच निकलने की उम्मीद बची होती है। काल कोठरी के अंदर किसी को भी बोलने या फिर शोर मचाने की आजादी नहीं दी। कुछ महीनों तक समय बिताने के बाद हम देखते हैं कि इतने एकांत की वजह से हेनरी का दिमागी संतुलन बिगड़ता जा रहा था। उसे खाने के नाम पर सिर्फ उबला हुआ पानी दिया जाता था, जिसकी वजह से उसका शरीर कमजोर हो गया था। एक दिन उससे एक ऑफिसर मिलने आता है। ये वही ऑफिसर था जिसे मारकर हेनरी ने भागने की कोशिश की थी। वो ऑफिसर हेनरी पर बहुत गुस्सा था, इसलिए वो उसे बहुत मारता है। वो तो उसे मार ही डालता अगर कुछ गार्ड उसे रोकते नहीं। हम देखते हैं कि इतने दिनों से कुछ ना बोलने की वजह से हेनरी अपनी खुद की आवाज तक भूल गया था। एक दिन उसके साथ का एक कैदी उसकी तरफ एक बाल्टी खिसकाता है। हेनरी जब उसके अंदर झांकता है तो उसे उसके अंदर एक नारियल मिलता है। हमें पता चलता है कि ये नारियल लुइस ने भेजा था और वो पता नहीं कैसे, लेकिन अभी तक जिंदा था। एक नारियल में बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उसे ऐसी हालत में जिंदा रहने के लिए एक नारियल ही सबसे अच्छा खाना था। हम देखते हैं कि अगले कुछ महीनों में हेनरी के शरीर में फिर से जान आ गई थी और वो खुद को फिट रखने के लिए हर रोज थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करता था, पर उसके ये अच्छे दिन जल्द ही खत्म होने वाले थे। हम देखते हैं कि हर रोज की तरह जब हेनरी अपना नारियल लेने जाता है तो एक गार्ड उसकी बाल्टी की जांच करने लगता है और उसका वो नारियल पकड़ा जाता है। गार्ड्स उस दूसरे कैदी को पीट पीट कर मार डालते हैं और अब हेनरी की बारी थी। वो जेलर हेनरी के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम तक ये नारियल हर रोज कौन पहुंचाता था। हेनरी लुइस को बचाने के लिए उन्हें कुछ नहीं बोलता, जिसके बाद सजा के तौर पर वो जेलर उसका राशन आधा कर देता है।
कुछ महीनों बाद वो जेलर फिर से हेनरी से मिलने आता है और वो उससे उस आदमी का नाम दोबारा पूछता है, लेकिन फिर भी हेनरी उसे कुछ बताने को राजी नहीं था। जिसके बाद वो हेनरी के सेल में सूरज की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। एक तो अकेलापन और ऊपर से समय का पता न चलना, ये सब कुछ हेनरी को अंदर ही अंदर खत्म कर रहे थे। उसे उसकी पुरानी जिंदगी के आखिरी कुछ पल याद आने लगते हैं, जब वो नैनेट के साथ था और जब वो तिजोरियां खोला करता था। इसी तरह उसके 2 साल पूरे हो जाते हैं और जब गार्ड्स उसे बाहर निकालते हैं तो हम देखते हैं कि हेनरी का शरीर काम करना बंद पड़ गया था। लुइस डेगा अभी तक जिंदा था, लेकिन पिछले 2 सालों से वो अब जेलर के लिए काम करता था। लुइस जब हेनरी से मिलने जाता है तो वो देखता है कि हेनरी बिस्तर पर बेजान पड़ा हुआ था। लुइस उसे माफी मांगता है क्योंकि उसे लगता था कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। वो हेनरी से कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा था, मेरी अपील में कुछ दिक्कतें आ गईं, जिसकी वजह से वो अभी तक यहाँ पर फंसा हुआ है। वो बताता है कि उसकी वाइफ ने भी उसके वकील से शादी कर ली, इसलिए अब उसका भी यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं। ये सब सुनकर हेनरी उस पर हंसने लगता है क्योंकि अब तक वो पागल होने का नाटक कर रहा था। असल में उसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक थी। लुइस उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद इतना कभी ना सह पाता और वार्डन को सब कुछ उगल देता। हेनरी उसे कहता है कि ऐसा नहीं कि मैंने इसके बारे में सोचा नहीं, लेकिन जब जब मैं सच बताने के बारे में सोचता था मुझे याद आता था कि तुम जैसा आदमी इन लोगों के टॉर्चर को झेल नहीं पाएगा। लुइस उसे बताता है कि वो अभी भी भाग सकता है। उन लोगों ने एक आदमी से बात कर ली है जो उनके लिए बोट का इंतजाम कर सकता है, लेकिन हम ये काम अकेले नहीं कर सकते, हमें और पैसों की जरूरत होगी। इसके बाद हेनरी लुइस के ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि डॉक्टर्स को लगे कि उसे फिर से दौरे पड़े हैं और वो उसे बेहोशी की गोलियां खिलाएं, जिन्हें वो निकलता नहीं था बल्कि उन्हें इकट्ठा करता था। उस रात हेनरी देखता है कि उस हॉस्पिटल का गार्ड एक लड़की को सेक्सुअली अब्यूज करने की कोशिश कर रहा था। उस लड़के का नाम मैच्योरेट था। हेनरी उसके पास आता है और उसे कहता है कि उसके पास भागने का एक सॉलिड प्लान है और वो उसे भी अपनी टीम में शामिल करना चाहता है, लेकिन उस रात उसे इस गार्ड का ध्यान भटकाना होगा। मैच्योरेट उसे कहता है कि अगर उसका प्लान फेल हुआ तो ये बात ध्यान रखना कि तुम्हें मर्डर के इल्जाम में फंसाया गया है और वो मर्डर करके यहाँ तक पहुंचा है। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि सीलर भी उन लोगों के प्लान में शामिल हो जाता है। लुइस को उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन हेनरी के कहने पर वो उसे अपने सारे पैसे दे देता है ताकि सीलर भागने के लिए बोट का जुगाड़ कर सके। लुइस जब वहां से जा रहा था तो एक आदमी उसे वो स्लीपिंग पिल ले जाते हुए देख लेता है। वो उसे पकड़ लेता है और उसे वो छीनने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार हेनरी उसकी मदद नहीं करता। वो देखना चाहता था कि बिना उसकी प्रोटेक्शन के वो इतने सालों से जिंदा कैसे है। वो देखता है कि लुइस उस आदमी को बड़ी आसानी से हैंडल कर लेता है और ये देखकर हेनरी बहुत खुश था। हम देखते हैं कि उन अफसरों के मनोरंजन के लिए उस रात जेल के अंदर सभी को बड़े पर्दे पर फिल्म दिखाने का इंतजाम किया गया था और यही उनका मौका था वहां से भाग निकलने का। जैसा कि उन्होंने प्लान किया था, हम देखते हैं कि मैच्योरेट उस गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए उसे अपने साथ वॉशरूम में ले जाता है। हेनरी अपने बेड से एक रॉड निकालता है और वो सीलर को कहता है कि हमें इस गार्ड को सिर्फ और सिर्फ बेहोश करना है, क्योंकि अगर ये मर गया और हम पकड़े गए तो जेलर हम दोनों की गर्दन कलम करवा देगा। दूसरी तरफ लुइस भी वो नींद की दवाइयां उन ऑफिसर्स की ड्रिंक में मिला देता है, जिसे पीने के बाद वो कुछ ही मिनटों में कभी भी बेहोश हो सकते थे। बाहर फिल्म का शोर बहुत ज्यादा था, जिसका फायदा उठाकर हेनरी उस गार्ड पर हमला कर देता है। कुछ पुलिस वालों ने ऊपर से आने वाले शोर को सुन लिया था, जिसके बाद उनमें से एक ऑफिसर उन्हें देखने के लिए ऊपर आता है, पर वो दवाई अपना असर दिखाने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। अब बस उन्हें लुइस के आने का इंतजार करना था, लेकिन तभी मौसम बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से बाहर बहुत जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। सभी बारिश से बचने के लिए फिल्म छोड़कर अंदर की ओर भाग रहे थे और वो चारों इस बार बुरी तरह से फंस गए थे। सीलर उसे कहता है कि हमें उसे छोड़ देना चाहिए, पर हेनरी उसके बिना वहां से जाने से मना कर देता है। कुछ ही देर में वहां पर लुइस आ जाता है। वो कहता है कि बारिश की वजह से सभी लाइट्स चली गई हैं, हमें अब दीवार कूद कर यहाँ से भागना होगा। हम देखते हैं कि वो सभी एक एक करके दीवार कूद जाते हैं, लेकिन जब लुइस के कूदने की बारी आती है तभी लाइट दोबारा से आ जाती है और पकड़े जाने की हड़बड़ाहट में लुइस गलती से एक पत्थर पर कूदकर खुद को चोट पहुंचा लेता है। सीलर कहता है कि इसे चोट लगी है, हम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते, पर हेनरी उसे अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ने लगता है। आगे जाकर उसे एक आदमी मिलता है जो उनके ऊपर बंदूक तान लेता है। हेनरी उसे कहता है कि उसे जो करना है वो कर ले,
लेकिन अब वो वहां वापस नहीं जाने वाला। लेकिन हम देखते हैं कि वो सीलर का ही आदमी था और वो चारों उस बोट पर बैठकर वहां से भाग जाते हैं। अभी तो उन्हें पूरा समुद्र पार करना था, लेकिन उनकी बोट 4 लोगों का भार सहने के लिए नहीं बनी थी। धीरे धीरे उसके अंदर पानी भरने लगता है। सीलर देखता है कि समुद्र में तूफान उमड़ने लगा था। वो हेनरी से कहता है कि हमें इसे बोट से उतार देना चाहिए, ये हमारे किसी काम का नहीं। हेनरी उसे ऐसा करने से मना कर देता है, जिसके बाद सीलर उसे कहता है कि ऐसे केस में या तो ये अकेला मरेगा या फिर हम सभी एक साथ मरेंगे। वो लुइस पर हमला करता है, लेकिन वो तीनों सीलर को रोकने की कोशिश करते हैं और आखिर में हम देखते हैं कि लुइस थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर सीलर को मार देता है। उसने पहली बार किसी का खून किया था और वो खुद पर शर्मिंदा था, पर वो बेचारा करता भी क्या, अगर वो सीलर को नहीं मारता तो सीलर उसे मार देता। वो सभी उसकी बॉडी को पानी में फेंक देते हैं और वो उस तेज तूफान की ओर बढ़ने लगते हैं। इसके बाद जब हेनरी को होश आता है तो वो खुद को एक आइलैंड पर पाता है। उनकी नाव किनारे पर आकर टुकड़ों में बिखर गई थी और उन्हें वहां पर रहने वाले लोकल लोगों ने रेस्क्यू किया था। हेनरी जब बाहर आता है तो उसे वहां पर एक नन मिलती है। वो उनसे अपने बाकी साथियों के बारे में पूछता है, जिस पर नन उसे बताती है कि वो सभी सुरक्षित हैं और उन्हें फिलहाल आराम की जरूरत है। नन जानती थी कि वो सभी कहां से आए हैं, पर वो हेनरी से कहती है कि ईश्वर उन्हें माफ कर देगा अगर वो अपनी गलतियां उनके सामने स्वीकार करें। हेनरी अब कोलंबिया देश में था। वो समुद्र की ओर जाता है और उन गहरे पानी की लहरों को अपनी ओर आता हुआ महसूस करता है। इतने सालों के बाद वो खुली हवा में सांस ले रहा था और ये एहसास उसके लिए स्वर्ग से कम नहीं था। इसके बाद हेनरी लुइस के पास जाता है। वो कहता है कि हम यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुक सकते, हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन लुइस अभी भी सीलर की मौत को लेकर दुखी था। हेनरी उसे कहता है कि वो यहाँ से जा रहा है, तुम्हारे साथ या तुम्हारे बिना, क्योंकि इन लोगों को पता है कि हम कौन हैं और ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं। इसके बाद हेनरी उन्हें छोड़कर वहां से जाने लगता है, लेकिन वो जैसे ही थोड़ी दूर जाता है वो देखता है कि कुछ पुलिस वाले अभी भी उन्हें ढूंढ रहे थे। वो भागकर लुइस के पास आता है और उसे तुरंत वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन पुलिस ने उन्हें देख लिया था। वो मेशरट को गोली मार देते हैं और उन्होंने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। लुइस हेनरी से कहता है कि उसे मेरे लिए वापस नहीं आना चाहिए था, और इतना कहने के बाद हम एक लंबे समय अंतराल को देखते हैं। हमें पेपिलोन फिर से दिखाया जाता है, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका था। उस दिन के बाद से उसे हमेशा काल कोठरी में ही रखा गया ताकि वो दोबारा कभी भागने की कोशिश ना करे। जेलर उससे मिलने आता है और उसे कहता है कि बहुत कम ही लोग होते हैं जिनके अंदर तुम्हारे जितनी सहन शक्ति होती है। वो उससे पूछता है कि तुम किसकी तलाश कर रहे हो, कि जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर उम्मीद अभी भी बची हुई है। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो? हेनरी उसके सवालों का जवाब नहीं देता, जिसके बाद गार्ड्स उसे अपने साथ ले जाते हैं। वो हेनरी को उसकी आखिरी मंजिल पर ले जा रहे थे, जिसका नाम था डेविल्स आइलैंड। ये समुद्र के बीचों बीच एक ऐसा आइलैंड था जहां से भाग पाना नामुमकिन था, क्योंकि उस टापू के चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है। यहाँ तक कि उस जगह कैदियों पर नजर रखने के लिए कोई गार्ड भी नहीं था। वो बस उन्हें हर हफ्ते थोड़ा सा राशन देने आते थे। हेनरी जब वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर आधे से ज्यादा लोग पागल हो गए थे। उसने भी अब हिम्मत खो दी थी, लेकिन तभी वो वहां पर लुइस को देखता है। जेलर ने लुइस को डेविल्स आइलैंड पर बहुत पहले ही भेज दिया था। वो हेनरी के लिए खाना बनाता है और उसे आराम करने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि लोग वहां पर सुसाइड कर रहे थे, क्योंकि उनके लिए मौत उनकी समस्याओं का एकमात्र समाधान था। लेकिन हेनरी अभी भी समुद्र की ओर देखता रहता था। उसे अपने देश फ्रांस वापस जाना था, लेकिन वो जाता कैसे? वहां ना तो कोई बोट थी और ना ही कोई रास्ता। वहां था तो सिर्फ पानी। वो देखता है कि लुइस अपने खाली समय में दीवारों पर पेंटिंग बनाया करता था और उसने पूरी दीवारें अपनी ड्राइंग से भर दी थी। एक दिन जब लुइस सो रहा था तो हेनरी उसके पास आता है और उसे उसके साथ बाहर चलने के लिए कहता है। वो लुइस को कहता है कि हम अभी भी भाग सकते हैं। वो उसे लहरों की दिशा दिखाता है। उसका मानना था कि लहरों का बहाव एक ही दिशा में है और उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें बस पानी में तैरते रहना है। लहरें उन्हें अपने आप तट की ओर ले जाएंगी। लुइस को उस पर यकीन था, इसलिए वो खोखली चीजों को इकट्ठा करने लगता है ताकि वो पानी में डूबे ना। कुछ ही दिनों में उन्होंने नाव बना ली थी और वो दोनों उसे लेकर किनारे की ओर जाने लगते हैं। हेनरी बहुत खुश था, लेकिन तभी लुइस उसे कहता है कि वो नहीं जाएगा, वो यहीं पर रुकेगा। लुइस कहता है कि तुम्हारा यहाँ से जाना जितना जरूरी है, शायद उतना ही जरूरी है मेरा यहाँ पर ठहरना।
हेनरी समझता था कितने साल जेल में रहकर इंसान किस हद तक दुनिया से अलग हो जाता है। लुइस ने यहीं पर अपनी खुशी ढूंढ ली थी। वो लुइस को गले लगाकर रोने लगता है और उसे आखिरी बार अलविदा कहता है। लुइस वहां पर कई सालों से था और उसे पता था कि इतनी ऊंचाई से कूदने वाला आदमी कभी जिंदा नहीं बचा। लेकिन वो हेनरी को रोकने की कोशिश नहीं करता। वो जानता था कि जो आदमी इस हालत में भी यहाँ से भागने के बारे में सोच सकता है, उसके लिए उसकी आजादी की कीमत उसकी जान से ज्यादा है। आज वो ऊपर वाले से प्रार्थना करता है कि जब हेनरी नीचे कूदे तो भगवान न करे कि उसे कुछ हो। हम देखते हैं कि हेनरी उसे अलविदा कहने के बाद पानी में छलांग लगा देता है। उसके कूदने के बाद एकदम से सन्नाटा छा जाता है। लुइस को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, पर तभी उसे हेनरी की आवाज आती है। वो अभी तक जिंदा था। उसकी आवाज सुनकर लुइस खुशी के मारे चिल्लाने लगता है और वो उसे आखिरी बार अलविदा कहता है। इसके बाद हमारी कहानी शिफ्ट होती है साल 1969 में। हम यहाँ पर हेनरी को देखते हैं जो अभी तक जिंदा था। जैसा कि उसने लुइस को बताया था कि लहरें उसे वहां से दूर ले जाएंगी, और इस तरह 14 साल जेल में रहने और 2 बार भागने की नाकामयाब कोशिश के बाद सिर्फ हेनरी ही था जो वहां से निकल पाया। हेनरी फ्रांस के एक पब्लिशर के पास आया था और ऐसा नहीं था कि सरकार के क्रिमिनल रिकॉर्ड से उसका नाम हट गया था। वो अभी भी मोस्ट वांटेड की लिस्ट में था। हेनरी पब्लिशर को अपनी डायरी देता है और उसे कहता है कि वो चाहता है कि उसकी ये कहानी पूरे फ्रांस को पता चले। वो कहता है कि ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं, ये कहानी है लुइस की और उसके जैसे और भी लोगों की जिनकी किस्मत मेरी जितनी अच्छी नहीं थी। पब्लिशर उससे वादा करता है कि वो उसकी किताब जरूर छापेगा। मूवी के आखिर में हमें बताया जाता है कि 80,000 से भी ज्यादा प्रिजनर्स फ्रेंच गुआना की जेल में कैद थे, जिसमें से बहुत कम ही लोग फ्रांस में वापस लौट पाए और बाकी के लोग या तो मारे गए या फिर वो आज तक अपनी सजा काट रहे हैं। हेनरी पेपेलोन की इस किताब के छपने के 1 साल बाद यानी 1970 में फ्रांस गवर्नमेंट ने हेनरी को उसके उन गुनाहों के लिए माफ कर दिया जो उसने कभी किया ही नहीं था, और उसे फ्रांस वापस लौटने की परमिशन दे दी। जिसके बाद हेनरी ने अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ साल एक आजाद नागरिक की तरह बिताए और 29 जुलाई 1973 में उनकी मौत हो गई। इसी के साथ हेनरी पेपेलोन की ये सच्ची कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।